जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती अर्चना शरद भोकरे महाराष्ट्र के सांगली ज़िले से समडोली गांव में मैं रहती हूँ। आज इस संगोष्ठी में कुछ विषयों पर मैं अपना मत व्यक्त करना चाहूँगी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। हमने इस वर्ष भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया है। हम सभी जानते हैं कि भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन हर बार अंग्रेज़ों ने क्या सिर्फ युद्ध नीतियाँ अपनाई है? नहीं, अंग्रेज़ों ने सिर्फ युद्ध नीति का अवलंबन नहीं किया है। बड़े ही बुद्धि चातुर्य का उपयोग करके उन्होंने जितना हो सके भारत को अपनी शिकंजों में पकड़ा था। अंदर से खोखला बनाने के लिए उन्होंने पहला हमला बनाया वो सारे भारतीय लघु उद्योगों पर। यहाँ के जितने जितने उद्योग थे उसमें जो जो उत्पाद होते थे, जो जो उत्पादन होते थे, उन सभी का उपयोग उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए किया। जैसे कि भारत का वस्त्रोद्योग देखा जाए तो पूरी दुनिया में मशहूर था। भारत को तो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इन अंग्रेज़ों ने लुटेरे बनकर न कि सिर्फ भारत का आर्थिक शोषण किया, बल्कि पूरी तरह से यहाँ के कुशल पूर्वक मजदूरों का सिर्फ उपयोग किया। ढाका शहर के बारे में ऐसा कहा जाता था कि यहाँ के रेशमी उत्पादनों से जो वस्त्र बनते थे, ये सारी दुनिया में उनकी बड़ी ही मांग थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन पर भी अपना अंकुश लगाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ये सिर्फ व्यापारी कंपनी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस व्यापारी नीतियों का इस तरह से उपयोग किया कि भारत के जितने भी लघु उद्योग थे, स्वयं रोजगार थे, यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ का स्वास्थ्य था, यहाँ जो जो सेवाएं होती थी, उनका शोषण करना उन्होंने शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि यातायात के साधन हमेशा उद्योगों में सहायक होते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे का प्रयोग किया। रेलवे शुरू तो हो गई, लेकिन इन रेलगाड़ियों का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के हेतु किया। उन्होंने कभी भी रेलगाड़ियों का जो भी उपयोग होता था वो भारत के किसी भी हित में नहीं किया। सिर्फ अपना व्यापार कैसे बढ़ा जाए, इस पर ही उनका ध्यान था। नील के बाग हो या फिर चाय की खेती हो, इन सभी बारे में उन्होंने यही नीति अपनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के नील के डिब्बों में से किसी मानवीय रक्त का धब्बा न हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब सिर्फ आर्थिक ही नहीं, एक मानव पर कितने अत्याचार किए जाए, कितनी क्रूरता दिखाई जाए, इसका भीषण और भयानक उदाहरण हमें अंग्रेज़ों के इन व्यवहारों से मिलता है। चाय के बागानों में जो भी मजदूर काम करते थे, उनको सिर्फ और सिर्फ मजदूर बना के रख दिया और उन पर भी अनन्वित अत्याचार होते रहे। इन सभी का परिणाम क्या हुआ? जो भी छोटे छोटे उद्योग थे वह बंद हो गए। अब जो उद्योगों से बेकार लोग थे, बेरोजगार लोग थे, उन्होंने अब खेती के बारे में सोचना शुरू किया। भारत में कृषि प्रधान संस्कृति है, यह सब हम जानते हैं, लेकिन जब इस खेती पर इस अतिरिक्त लोगों का भार बढ़ने लगा तो खेती उद्योगों को भी खोखला बनने में देर नहीं हुई। जो भी खेती के उत्पादन होते थे, अन्न धान्य निर्माण किए जाते थे, उन सभी को कौड़ियों के दाम कीमत मिलती थी। मतलब किसान के हाथ में तो कुछ नहीं होता था। जो भूस्वामी होते थे, मतलब ज़मीन के जो मालिक होते थे, वह अब दास बन के रह गए। जब भी अकाल आता, बाढ़ आता या फिर
किसी कारण फसल में आग लगाई जाती थी तो हाथ फैलाने के लिए इन व्यापारी कायदे कानूनों ने पूरी तरह से भारत के कृषि जीवन को भी अपने शिकंजे में पकड़ लिया। पूरे भारतवर्ष में न्याय व्यवस्था तो थी, लेकिन वो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए बनाई हुई थी और इन अंग्रेजी शासकों ने इस तरह उस न्याय व्यवस्था का मजाक बनाया दिया कि दलीलें तो लगाई जाती थी, लेकिन किसी भी तरह से भारत के पक्ष में कोई निर्णय नहीं होता था। एक बार जो सोने की चिड़िया थी वह अंग्रेज़ों ने लूट ली, धीरे धीरे पूरी तरह से उसे खोखला तो बना लिया। आर्थिक शोषण के इस कारणों से हमारे कृषि जीवन को भी नहीं छोड़ा। रैयतवारी, महलवारी और मालगुजारी जैसे बहुत सारे पद्धतियों से हमारे कृषि जीवन को बहुत क्षति पहुंची और नए नए स्थानिक खर्चों के लिए इन सभी का उपयोग किया गया। मतलब उनके जेब में जितना भी पैसा जाता था वह भारत की धरती से ही जाता था। इसी तरह से हमें ज्ञात होता है कि भारत की पूरी तरह से कैसी बर्बादी हो, इसलिए इन अंग्रेजी शासकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के आड़ से अपना पूरी तरह मनमानी कारभार किया। लेकिन हमें भी इससे उठकर, इससे ऊपर आकर आज तक जो भी राह बनाई है उसकी हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। और इसीलिए मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि यह हमारी समुच्चय जो धरोहर है, यह हमारी संस्कृति है, इसका आदर हमें रखना चाहिए। हस्तोद्योगों के, यहाँ के कला कुशल करने वाले कुशल कारागिरों का मान रखना चाहिए। चाह नहीं है, राह नहीं है, नई उम्मीदों का बसेरा है, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा है। गुलामी की जंजीरें तोड़कर हमने जो आज़ादी पाई है, तब जाके उमंगों की यह खुशहाली छाई है। किसानों के पसीनों से भीगती यहाँ की धरती है, सरहद पर मर मिटने की चाह जवानों में रहती है। यहाँ का बच्चा बच्चा भारत माँ का दुलारा है, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा है, हिंदोस्तां हमारा है। धन्यवाद।